जो ट्रस्ट के नाम से जमीनें हैं उस पे इन्होंने मुसलमानों से पैसा ले लेकर के यार के अंदर में 3 सगे भाई हैं और आदि बहुत सारे 21 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है। उन 3 सगे भाइयों में से आप देखेंगे तीनों का जांच के पूरे दस्तावेज है, उसके आधार पर इनके ऊपर दो मुकदमे पिछड़ी जाति का ब्राह्मण समाज से हैं जो प्रमाणित कापी निकाला करके बैठे थे इनके पिताजी भी, और ये भी फराड करके गद्दी पे बैठे हो, कहते हैं हमारी शादीशुदा नहीं हो, हमारे बीवी बच्चे नहीं है, तो तुम मृतक बन के पाका 11 कैसे बाप होता है। ये ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज सरकारी दस्तावेजों में कूट रचित कर करके इन्होंने 4 योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ पर। आज हम एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे उनके आरोपों की बात करेंगे। आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लग रहा है जो एक धार्मिक संगठन या धार्मिक संस्था का प्रमुख है, जो एक महंत है, जिसने कई तरह के फ्रॉड किए हैं और जिसके ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। बताया जाता है वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल पर, वहीं उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं या जिन मामलों में उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है वो कहीं ना कहीं गंभीर हैं और उन मामलों में लगातार विवेचना की जा रही है। तो बात करेंगे जिन्होंने उन आरोपों को लगाया है और उन मामलों में लगातार पैरवी की है और लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है। सर स्वागत है जी। थैंक यू। अनिल जी, बताइए क्या कहाँ से मामला शुरू हुआ और कौन है जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया है? देखिए, मैं जो है एक गांव हमारा पड़ता सराय खास, तो हमारे सराय खास के बगल में है एक लौकिया ताहिर गांव पड़ता है, वहीं पर ये बाबा बीरेन दास हैं। तो मैं इनके बारे में जब मैं सुनता था तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा और फिर मैंने इन पर थोड़ा सा दखल दे करके लोगों से पूरी कंप्लीट जानकारियाँ निकाला तो मैंने वो देखा कि जो जिस गद्दी पर ये बैठे हुए वो गद्दी निहंगम है, राम जानकी कुंज ट्रस्ट है। निहंगम गद्दी क्या होती है ये पहले बता दीजिए। निहंगम गद्दी का अर्थ ये होता है कि उसमें शादीशुदा व्यक्ति नहीं बैठ सकता। ठीक है। मगर ये शादीशुदा भी हैं, इनके बच्चे भी हैं। अब इन्होंने क्या काम किया, एक तो धोखाधड़ी करके उस गद्दी पे बैठ गए। दूसरा, इन्होंने अपने आपको बताऊं क्या कि अभी ये व्यक्ति जीवित है और मृतक प्रमाण पत्र बनवा लिया लाभ लेने। मृतक प्रमाण पत्र बनवा कैसे किस मामले में इन्होंने पाका 11 कराया। जो संपत्ति थी इन्होंने अपने बीवी बच्चों को, जैसे पहली झूठ तो ये देखो कि कहते हैं हमारी शादीशुदा नहीं हो, हमारे बीवी बच्चे नहीं है, तो तुम मृतक बन के पाका 11 कैसे करवा दिए? नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए, लाभ लेने की नियत से एक आदमी का एक बाप होता है। ये ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज सरकारी दस्तावेजों में कूट रचित कर करके इन्होंने 4 बाप अपने बना रखे हैं। 4 पिता। ये कैसे कहा जा सकता है? क्या कागजात हैं उन? मैं आपको बताता हूँ। आप इनका, मेरे पास सारे दस्तावेज हैं, आप इनके जितने जो राशन कार्ड हैं, अब राशन कार्ड में आपको बता दूं, राशन कार्ड पे जिस पिता का नाम इन्होंने दर्शाया वो अपने घर के बगल में इनके चाचा लगते हैं, विश्वनाथ। राशन कार्ड उसमें विश्वनाथ, जो राशन कार्ड बनवा रखे हैं उसमें जो बगल का इनका पड़ोसी चाचा लगता है उसका नाम विश्वनाथ, उसको अपना पिता दर्शा दिए। ठीक है। दूसरी जगह दूसरा जो इन्होंने जहाँ से शिक्षा ग्रहण किया है वहाँ पर इन्होंने अपने सगे चाचा का नाम जो है उसमें दर्शा रखा है राम यज्ञ के सगे चाचा हो गए। ठीक है। जो पाका 11 खतौनी में जो अभी जो पाका 11 ट्रांसफर कराया है उसमें भी इन्होंने राम यज्ञ दर्शा रखा है। ठीक है। एक में राघव राम दर्शा रखा है। 3 हो गए। एक में जैसे राघव राम तो इनके गुरु हुए शायद। नहीं, वो जो राघव राम जो गुरु हुए, तो जैसे राघव राम इनके पिता का रघुनाथ दास नाम है और राघव राम में फर्क है ना जी, बात आप समझ रहे हैं। तो जैसे आप लाभ लेने की नियत से आपका राघव राम कहीं आपने कर दिया, अब कहीं रघुनाथ दास आपने कर दिया। अब जैसे रघुनाथ दास ही इनके पिताजी थे, वही उन्हीं से इन्होंने गद्दी हसिया जो लिया है वो भी कथा कथित ले रखे थे। वो भी बोलते भाई इन्हीं के लड़के बच्चे तो ये हैं बीरेन दास, तो वो निहंगम गद्दी थी तो उस गद्दी पे भी नहीं बैठ सकते थे, मगर वो भी फराड करके बैठे थे, इनके पिताजी भी, और ये भी फराड करके गद्दी पे बैठे। तो जैसे मान लिया आपके गुरु हो गए, वो आपके पिता ही आपके गुरु हो गए, तो उनका 2 नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते ना आप कहीं लिख रहे चेला रघुनाथ दास और चुनाव लड़ने के लिए आपने कह दिया रघुनाथ दास, फर्क हो गया ना।
तो इस तरीके का इन्होंने लाभ लेने के लिए चुनाव ये किस संदर्भ में लड़े, कहाँ लड़े? मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे इस तरीके का इन्होंने जब काम किया तो इन्होंने क्या काम किया, जैसे हमारा रेहरा ब्लॉक है तो रेहरा ब्लॉक 2 बार से पिछड़ी थी। अब ये पिछड़ी जाति का ब्राह्मण समाज से हैं, ये जो प्रमाणित कॉपी निकाला गया है जिस पे जवाब आया है कि ये जाति के ब्राह्मण, इन्होंने स्वयं भी बयान दिया कि मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। अब इन्होंने पिछड़ी सीट से जात प्रमाण पत्र बनवा करके 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे। आप सोच सकते हैं कि इस तरीके का अपना जो ये दबदबा। नहीं तो ये तो साधुओं के बारे में कहा जाता है, वो किसी जाति के नहीं होते, किसी मजहब के नहीं होते हैं। ठीक है, कोई जाति के नहीं होते, हम भी बन जाए, आप भी बन जाइए साधु, उसमें कोई जाति का। मगर जब कानूनन जो हमारा लीगल जो व्यवस्था, जो हमारा संविधान है, संविधान में आप अपने आप को बदल लीजिए। आप अभी कोई भी जात बना लीजिए, अपना बना सकते हैं, मगर कागजों में नहीं बदल सकते आप। अच्छा, कागजों में नहीं बदल सकते। ये आप अपना संविधान पढ़ लीजिए, कहीं पे नहीं है कि आप जाति के ब्राह्मण हैं तो आप जो है एससी पिछड़ा बन जाएंगे। पिछड़ा थोड़ी बन जाएंगे आप। पिछड़े जाति का आपने प्रमाण पत्र कैसे? नहीं, मुझे बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इनकी बाबा की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो पिछड़ी जाति का इन्होंने प्रमाण पत्र बनवा लिया, कैसे बनवा लिया, और 2 बार ब्लॉक प्रमुख हो गए। आप इनके करतूतों को समझिए। फिर तीसरा एक कुछ और आरोप लगाए हैं, कुछ खाद्यान्न घोटाले के संदर्भ में भी आपने। मैं उस पर आता हूँ, पहले आप छोटी सी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, हम लोग जो व्यक्ति हैं कायस्थ परिवार से हैं, मेरी बात समझिए, और ब्राह्मणों की बहुत ही सम्मान करते। पहली बात, ब्राह्मणों का भरपूर सम्मान करते हैं। और संत महात्मा तो संत महात्मा होते हैं, वो सबके मगर संत महात्मा के चोला पहन करके आप ऐसा काम कर रहे हो कि जिस कहीं धरती में समाने वाली बात नहीं है। तो जिसके कारण इनके कुकर्तों को मैंने देखते हुए आगे बढ़ाया। अब आता हूँ मैं आपके इनके खाद्यान्न घोटाले की जो आप बात कर रहे हैं। खाद्यान्न घोटाला जब हुआ तो इसको मैंने नहीं शुरू किया, इस घोटाले को मैंने उजागर नहीं किया, स्वयं डीएम साहब ने उसको उजागर किया। डीएम साहब उस समय कौन थे? वो कृष्णा करनेसी। हाँ, कृष्णा करनेसी। तो वो थे, उनको जानकारी में आया तो उन्होंने पूरी टीम गठित करके इसकी जांच कराई। जांच के पूरे दस्तावेज हैं, उसके आधार पर इनके ऊपर दो मुकदमे रेहरा थाने में दर्ज हुआ। किन धाराओं में दर्ज किए गए? 419, 67, 471 में गंभीर धाराएं हैं। गंभीर धाराएं हैं, उसमें दर्ज हुआ। उसमें साक्ष्य मिला होगा? उसमें पूरा जांच पहले ही हो चुकी थी। जांच हो गई, तो पहले ही जांच होती है तभी दर्ज किया जाता है। पूरी तरीके से जब इनके ऊपर ये सारा शिकंजा कसा गया, अब ये भागने लगे, तो उस मामले में अपने बचाव में ये हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए। कहीं से रिलीफ नहीं मिला इनको। फिर ये वापस आते हैं और विवेचक महोदय को मिला करके अपने पैसा बल पर, अपने भोकाल से पूरे ताकत लगा करके और विवेचक को अपने मिली भगत कर करके मोटा पैसा चढ़ा करके अपना और अपने भाई का नाम निकलवा दिया। एक भाई का नहीं निकला, जो इनका मौजूदा प्रधान है उनका नहीं निकला, और एक मनमोहन और ये अपने इनका निकलवा लिया। उस FIR में भी आप सोचेंगे, मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ, आप हंसेंगे। जो FIR डीएम साहब ने दर्ज कराया है, उस FIR के अंदर में 3 सगे भाई हैं और आदि बहुत सारे 21 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है। उन 3 सगे भाइयों में से आप देखेंगे तीनों का वल्दियत अलग अलग है। FIR में देख लीजिए आप। मतलब तीनों के बाप अलग अलग हैं? हाँ, तीनों सगे भाई हैं और तीनों के बाप अलग अलग हैं। उसमें ये कैसे हो सकता है? अब भैया जो हुआ है, मैं जो कर रहा हूँ, जो ये सारा खुलासा कर रहा हूँ, इसी बात को लेकर के तो कर रहा हूँ। नहीं, ये तो आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि एक जैसे मैं या आप 2 भाई हैं तो मेरे आपके पिताजी अलग अलग कैसे हो सकते हैं? भाई आप कैसे हो सकते हैं? ये तो शासन प्रशासन को देखना चाहिए, इनके करतूतों को जो इन्होंने कर रखा है। मैं तो जो बात कर रहा हूँ बिना दस्तावेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। 81-83 क्राइम नंबर है, आप उसको देख लीजिए, रेहरा थाने में दर्ज है। FIR की कॉपी निकाल लीजिए। 3, एक इनका बीरन दास ये हो गए, एक मनमोहन दास हो गए, और एक इनके और हैं भाई मंत्री जी, उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। ये तीनों भाई सगे ना हो तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा देना। अगर ये तीनों भाई सगे भाई ना हो तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा देना, और तीनों भाई का वल्दियत अगर अलग अलग ना हो तो आप जो सजा देना दे दीजिएगा। मैं तो सारा ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब इनको कहीं रिलीफ नहीं मिला, इन्होंने अपने 2 भाइयों का नाम निकलवा लिया। मैंने जब इनका सारा प्रकरण देखा तो मैं आकर के जिले के आला अधिकारी डीएम साहब और कप्तान साहब को सारा दस्तावेज पेश किया। मैंने कहा ये देखिए ये क्या हो रहा है। तो इन्होंने तुरंत, डीएम साहब के तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा
तो उन्होंने तुरंत जो है कप्तान साहब को लिखा। कप्तान साहब ने 173(8) में अग्रिम विवेचना कराते हुए क्राइम ब्रांच ने अग्रिम विवेचना किया और इनके खिलाफ चार्जशीट लग गई। अब आपको बताता हूँ दूसरी बात, जो इस ट्रस्ट के ये महंत हैं, उनकी हजारों बीघा जमीन और जिलों में, अन्य जिलों में सब जगह फैला हुआ है। सादुल्ला नगर में जो मेन मार्केट है, सादुल्ला नगर की जो मेन मार्केट है जी, जो ट्रस्ट के नाम से जमीनें हैं, उस पे इन्होंने मुसलमानों से पैसा ले लेकर के कब्जा करवा दिया। नहीं तो ट्रस्ट की जमीनों को तो खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता, जहाँ तक मुझे पता है। तो नहीं खरीदा, पर हम यही तो कह रहे हैं कि आप इसको जो खरीद फरोख्त नहीं सकते तो उस पर बिल्डिंगें कैसे बन गई, मुसलमान उस पर कैसे रहते हैं? तो उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा। अवैध कब्जा, इन्होंने पैसा लेके कब्जा कराया है। अगर अब उन्होंने कोई जबरदस्ती कब्जा, तो आपने कितनी कंप्लेन दिया बताइए? अगर आपकी कोई संपत्ति पे कोई कब्जा करता, आप उसके महंत हैं, तो आप बताइए आपने कोई शिकायत कर रखी, कहीं पर दर्ज कराया कि आप हमारा इस तरीके की ट्रस्ट की जमीन है उसको इन्होंने जो है फलाने ने कब्जा कर रखा? ऐसा हो सकता है उन्होंने शिकायत की हो, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है ना। भाई मैं तो पूरी तरीके से शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके दिया है, उस पर पूरी तरीके से जांच हुआ है और सब गए, शिकायत हुई है, मैंने खुद शिकायत किया है, उस पर गए एसडीएम तहसीलदार सब जांच किए, वो सबने पूरा साक्ष्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको बताऊं, मतलब कब्जा है लेकिन शिकायत इन्होंने नहीं किया, आपने शिकायत किया कि उन कब्जेदारों का प्रमाण मांगा जाए। ये कैसे शिकायत करेंगे? इन्होंने करोड़ों रुपए लेकर के ही इन्होंने कब्जा करवा दिया है। अच्छा ठीक है। अब आपको एक और बात बताता हूँ, एक अचलपुर चौधरी है। अचलपुर चौधरी के अंदर में राम जानकी के नाम से ही एक बहुत बड़ा मंदिर है। ठीक है। मंदिर के ठीक सामने करीब 20 करोड़ रुपए की जमीन है, उसको गांव के ही कुछ लोगों ने दान में दिया था। उस जमीन को इन्होंने धोखाधड़ी से पहले एक महिला के नाम कराया, उसी में मंदिर में पूजा पाठ करती थी, उसके नाम धोखाधड़ी से कराया। उसके बाद में उस महिला ने अपने लड़के के उसके 3 लड़के थे उसके नाम किया। उसके बाद में कुछ लोगों को, मुसलमान हिंदू, इधर उधर कुछ 2-2 3-3 पैसा करके बेचा। शेष बची हुई जमीन को इसने अपने बेटे नवनीत के नाम बैनामा करा लिया, जिसका मामला एसडीएम कोर्ट में गया। एसडीएम कोर्ट से वापस राम जानकी ट्रस्ट के नाम डिग्री हो गई, ट्रांसफर कर दी गई। तो इन्होंने अनेकों फ्रॉड किए हुए हैं। इनके फ्रॉड के बारे में आप गिनने लग जाओगे तो समय बहुत चाहिए, बहुत। इन्होंने किसी इतना कुछ हो जाने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्या की, क्योंकि आप लगातार इस मामले में बने हुए हैं? देखिए भैया, अब क्या है, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे, हमने तो हर फोरम पे ये बात अपनी जो इनकी भ्रष्टाचार है वो मैंने उठाया। मेरा जो काम था उसमें सब में चार्जशीटें भी लग गई। अब कुछ हमारे ही नेताओं के साथ अपना मिली भगत कर करके ये अपना जुगाड़ बनाए बैठे हैं। अभी तो शासन प्रशासन को देखना है। मुझे जहाँ तक याद है तो कांग्रेस से जो है कांग्रेस के टिकट पे ही शायद ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। नहीं। हाँ। कांग्रेस, ये पहले शुरू में कांग्रेस में थे, कांग्रेस में तो शुरू से ही कांग्रेस ही थे, मगर उसके बाद में जिसकी जो सरकार आ जाती है वहीं लटक जाते हैं। अच्छा, पार्टी बदल ले। हाँ, जैसे जिसकी सरकार है उसी में जाके चिपक जाते हैं, क्योंकि इनका अनेकों धंधे हैं। मतलब मैं तो आपको शर्म आता है मुझे, इंसान कहलाने के योग्य नहीं व्यक्ति और इतना बड़ा टीका लगा करके लोगों को गुमराह करना, लोगों के भावनाओं को, हिंदू धर्म को किस तरीके से ये आदमी कर रहा है, ये एक बहुत शर्मनाक बात है। आप चाहते क्या हैं इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि चार्जशीट जा चुकी है इनके सभी मुकदमों में लगभग और तमाम तरह की कार्रवाई चल रही है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार दौड़ रहे हैं, आप लोग भी जा रहे होंगे जब तारीखें लगती होंगी, तो क्या चल क्या रहा है, आप चाहते क्या हैं? देखिए, मेरा कोई इनका व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मैं एक समाज के लिए काम करता हूँ। आप भी जानते हैं कि मैं इस ज़िले के कितने भ्रष्टाचारियों को वहाँ तक पहुँचाया जो उनके अंजाम तक पहुँचाया है। मेरा कोई इनका पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिस दायित्व पे हैं आप, उस दायित्व का एक गरिमा है, महान एक गरिमा है, साधु संत का एक गरिमा है, जिसको हम लोग बहुत आस्था से, मतलब समाज की नज़र से देखते हैं ना। समाज को आप गुमराह कर रहे हैं, समाज को एक गुमराह कर रहे हैं, साधु संत का नाम आप जो है खराब कर रहे हैं। मेरी बात को समझिए। बहुत आस्था से जो है लोग जाते हैं, संत महात्माओं का पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इस तरीके से मतलब जो ये हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको शासन प्रशासन को देखना चाहिए और जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई बनते हैं उसको करना चाहिए, कठोर दंडात्मक कार्रवाई। बिल्कुल है ना। तो
तो ये आपका कहना है। अब महंत वीरेंद्र दास के ऊपर क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो अनिल श्रीवास्तव जी हैं ये लगातार अपने संस्था के माध्यम से और ख़ुद भी शिकायतकर्ता बनते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ है उसको बुलंद कर रहे हैं और लगातार इस तरह से आवाज़ों को उठा रहे हैं। इन्होंने कई मामलों में इस तरह से पैरवी करते हुए बड़े पैमाने पर लोगों को, जो लोग पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, उन्हें सामने लाने का काम किया है और उनका पूरा काला चिट्ठा इस समाज, इस ज़िले के लोगों के सामने खोलने का काम किया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि महंत वीरेंद्र दास के ऊपर कब कार्रवाई की जाती है और वो कार्रवाई कितनी सख्त नज़र आती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार कम से कम इस बात के लिए तो अपना पीठ थपथपाती ही रहती है कि उसकी सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचारी है या अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए।